बच्चों मेटाफेज 1 में जो हमारे बाइवेलेंट थे वो इक्वेटर पर आ गए। दो लाइन है, एक लाइन में ये दो हैं और एक लाइन में ये दो हैं। इसका मतलब इक्वेटोरियल प्लेट यहां पर दो है। लेकिन माइटोसिस के मेटाफेज में एक प्लेट थी, मेटाफेज 1 में दो प्लेट है। अगर पेरेंट सेल में 30 क्रोमोसोम है तो मेटाफेज 1 के एक प्लेट में कितने होंगे? एक प्लेट में 15 होंगे। जब आप 4 क्रोमोसोम लेके चले थे पेरेंट सेल में तो मेटाफेज 1 की दोनों प्लेट में कितने हैं? 4। एक प्लेट में कितने हैं? 2। तो जब 4 के 2 हैं तो 30 के एक प्लेट में कितने होंगे? 15। और दोनों प्लेट में मिलाकर होंगे 30। ठीक, ये क्वेश्चन था अलग कि पेरेंट में 60 क्रोमोसोम है तो मेटाफेज 1 की एक प्लेट में कितने होंगे? भाई मेटाफेज 1 की एक प्लेट में 30 होंगे। एनाफेज में ये जो बाइवेलेंट थे ये सेग्रीगेट हो गए, इनका सेपरेशन हो गया। बट हर क्रोमोसोम के अंदर जो दोनों क्रोमैटिड है वो आपस में जुड़ी हुई है। मतलब यहां सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग नहीं होती। सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग हमने देखा था जब माइटोसिस का जो एनाफेज था वहां पर हुई थी। तो यहां पर सेग्रीगेशन हो गया। ठीक है, मेंडल का एक लॉ होता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, या मैं कहूं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो इंटरफेस 1 के अंदर प्रूफ हो जाता है। टीलोफेज 1 में क्या हुआ? ये दो क्रोमोसोम एक सेल में जाएंगे, ये दो क्रोमोसोम एक सेल में जाएंगे। तो टीलोफेज 1 में कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस दोनों ही कंप्लीट हुआ, इसलिए आपकी दो सेल्स बन गई, 2 सेल्स आर फॉर्म्ड। ठीक, क्रोमोसोम का नंबर कितना है? हर सेल में 2 है। इसका मतलब टीलोफेज 1 खत्म हुआ, मियोसिस 1 खत्म हुआ, क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो गया, 4 का कितना हो गया? 2 हो गया। इससे पहले आप लेके चल रहे थे हर सेल में क्रोमोसोम का नंबर 4 ही आ रहा था, लेकिन मियोसिस 1 टीलोफेज 1 खत्म होने के बाद हर एक सेल में क्रोमोसोम का नंबर 2 हो गया। अगर आप 4 कंप्लीट रोटी खाते हो तो न्यूट्रिएंट मिलता है 4C। अगर आप 2 कंप्लीट रोटी खाओगे तो न्यूट्रिएंट हो गया 2C। तो डीएनए का अमाउंट आपका हो गया 2C। न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपकी रीअपियर्ड हो गई। ठीक, ये जो क्रोमोसोम्स थे आपके, इनके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गई। फिर यहां पे बताया गया कि टीलोफेज 1 के अंदर क्रोमोसोम्स हल्का फुल्का डीकंडेंस होता है, बट उतना डीकंडेंस नहीं होता जितना माइटोसिस के टीलोफेज में हुआ था। क्योंकि माइटोसिस के टीलोफेज में जो दो सेल बनी थी उनमें तो क्रोमोसोम अपनी आइडेंटिटी को लूज करेंगे ही करेंगे, वहां तो डीकंडेंस होंगे ही होंगे, क्योंकि उनको उन दो सेल्स को इंटरफेस में जाना है। बट यहां सेल्स को इंटरफेस में नहीं जाना होता। हल्का सा ब्रेक लेने के बाद, जिसको आप इंटरकाइनेसिस बोलते हैं, सेल मियोसिस 2 में, प्रोफेज 2 में एंटर करती है। इसलिए यहां पर वैसा नहीं पहुंचता जैसा कि इंटरफेस के न्यूक्लियस में पाया जाता है। ये 4 क्रोमोसोम लेके चले थे, यहां पर हाफ हो गया, कहीं पर कोई डबल नहीं हुआ। डीएनए का अमाउंट बीच में डबल हुआ और आखिरी में जाके हाफ हो गया। क्यों भाई? जब 4 रोटी की जगह 2 रोटी मिल रही है तो न्यूट्रिएंट वैल्यू भी तो 4C की जगह 2C हो जाएगी। अब ये जो दो सेल थी जो टीलोफेज 1 में बनी थी वो कहां एंटर करेगी? मियोसिस 2 में एंटर करेगी। और मियोसिस 2 की शुरुआत कहां से होगी? प्रोफेज 2 से होगी। और प्रोफेज 2 में न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखिए वापस से गायब हो गया। डीएनए का अमाउंट 2C एंड 2C। ठीक, मेटाफेज 2 में आइए। मेटाफेज 2 में प्लेट पर आ गए, इक्वेटोरियल प्लेट पर आ गए। ठीक, तो मेटाफेज 1 में 2 प्लेट बनी थी, मेटाफेज 2 में 1 प्लेट बनती है, और माइटोसिस के मेटाफेज में 1 प्लेट बनी थी। अब स्प्लिटिंग होगी, व्हाइट 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 व्हाइट। ये देखिए, ये डॉटर क्रोमोसोम, ये डॉटर क्रोमोसोम, स्प्लिटिंग हो गई, अपोजिट पोल पे चले गए, क्रोमोसोम का नंबर डबल हो गया। यहां पहली बार जो डीएनए आप एस फेज में डबल करके लाए थे वो डीएनए पहली बार एक्चुअल में हाफ हुआ, क्योंकि यहां पर स्प्लिटिंग हो गई। नहीं तो आप देख लीजिए अभी तक जितने भी क्रोमोसोम बने थे, भले ही टीलोफेज 1 के बाद 2 सेल्स बनी, वहां पर भी हर एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड थी। मतलब वहां पर भी वो एक्स्ट्रा डीएनए था जो आपने एस फेज में डबल किया था। यहां स्प्लिटिंग हो गई आपकी, यहां डीएनए स्प्लिटिंग हो गई। ठीक, अब यहां पर कैरियोकाइनेसिस भी कंप्लीट हुआ, साइटोकाइनेसिस भी कंप्लीट हुआ, मतलब मियोसिस 2 कंप्लीट हुआ। इससे 2 सेल बनी, इससे 2 सेल बनी, ये 2 क्रोमोसोम यहां आ गए, ये 2 क्रोमोसोम यहां आ गए। चारों सेल अलग अलग है क्योंकि चारों सेल के अंदर क्रोमोसोम का पैटर्न आप देख लीजिए। तो ये चारों सेल अपने से भी डिसिमिलर है और पेरेंट से भी डिसिमिलर है ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। अब आप देखिए, हर सेल में क्रोमोसोम का नंबर 2 है। मियोसिस 1 खत्म होने के बाद भी सेल में क्रोमोसोम का नंबर 2 था, मियोसिस 2 खत्म होने के बाद भी सेल में क्रोमोसोम का नंबर 2 है। डिफरेंस ये है कि जब मियोसिस 1 खत्म हुआ था तो वहां जो क्रोमोसोम थे
वहां एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड था, बट यहां एक क्रोमोसोम में 1 क्रोमैटिड है। तो आप 2 कंप्लीट रोटी खाओ तो डीएनए का अमाउंट 2C। आप 4 आधी रोटी खाओ, 4 आधी रोटी भी तो मिलकर 2 ही रोटी बनेगी, तो 4 आधी रोटी खाओ तब भी डीएनए का अमाउंट 2C। मैंने 2 रोटी खाई कंप्लीट तो मुझे 2C न्यूट्रिएंट मिला। मैंने 4 आधी खाई तो इनडायरेक्टली खाई तो तूने भी 2 ही रोटी ना, तब भी न्यूट्रिएंट 2C मिला। लेकिन मेरे भाई ने 2 आधी रोटी खाई तो 4 आधी रोटी का न्यूट्रिएंट 2C, तो 2 आधी रोटी का न्यूट्रिएंट 1C। ये आपका हो गया, चारों हैप्लॉइड सेल्स आपकी बन गई हैं। ठीक, ये देखिए मियोसिस 1 के बाद क्रोमोसोम का नंबर हाफ हुआ, लेकिन मियोसिस 2 के बाद हाफ नहीं हुआ, सेम रहा। ठीक, मियोसिस 2 को बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है। मियोसिस 2 माइटोसिस की तरह है, वहां भी क्रोमोसोम का नंबर सेम था। मियोसिस 2 और माइटोसिस दोनों में एक ही मेटाफेसिक प्लेट बनती है, दोनों में सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होती है। 4C से हुआ था 2C और 2C से हुआ आपका 1C। ठीक, ये सब आज की बातें थी जो हम आपको कराएंगे। थैंक यू।